इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम जो 11वीं 12वीं दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये अध्याय 12 नंबर कैसे बनता है रेडियो नाटक के बारे में है। तो रेडियो नाटक लिखे कैसे जाते हैं उसके बारे में हम इसमें आपको बताएंगे। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे रेडियो नाटक की परंपरा, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक, समानता और अंतर, रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता, रेडियो नाटक की अवधि और उसका पात्र। एक यहाँ पर देखा जाए तो यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि स्वतंत्र साहित्यिक विद्या के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाई है, नहीं बना पाएगी। और लिखने वाले का नाम है नेमिचंद जैन, जो मशहूर रंगकर्मी एवं साहित्यकार रह चुके हैं। महाराज मुझ गरीब पर दया करो, मुझ गरीब पे दया करो, ये देखो यहाँ पर किस तरह चित्र के माध्यम से बताया गया है। आज से कुछ दशक पहले, मतलब 10, 20, 30 साल पहले जमाना ऐसा नहीं था जब दुनिया में न टेलीविजन था और न ही कंप्यूटर था। सिनेमा हॉल और थिएटर थे तो, लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले में काफी कम था और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब्ध भी नहीं रहते थे। एक गांव के लिए एक रेडियो हुआ करता था। ऐसे समय में घर में बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था वो था रेडियो। सबसे सस्ता रेडियो पर खबरें आती थी, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था, एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी। टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की भी पूरी तरीके से यहाँ पर टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करते थे। तो उस समय टेलीफिल्में हम ज्यादा सुना करते थे, मतलब केवल उसका आवाज सुनते थे, जिससे हमको लगता था कि हम टीवी देख रहे हैं। रेडियो पर आने वाले नाटक भी हमें समझ में आते थे। हिंदी साहित्य के तमाम बड़े नाम साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों, चाहे वो जो भी करे, रेडियो स्टेशन के लिए नाटक भी लिखते थे। और जितने भी साहित्यकार, लेखक, नाटककार थे वो सब नाटक और बहुत सारा प्रकार का कविता, गीत सब लिखते थे रेडियो के लिए। उस समय ये बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। रेडियो पर नाटक लिखना बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी, आज भी है। हिंदी और अन्य भाषीय भाषाओं के नाटकीय आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं नाटक आंदोलन के विकास के वजह से बहुत ज्यादा अहम भूमिका इसका मार्केट में, चाहे बाजार में सामने आया है। हिंदी के कई नाटक जो बाद में मंच पर भी बेहद कामयाब रहे हैं, मूलतः रेडियो के लिए लिखे गए थे। किसके लिए? रेडियो के लिए। धर्मवीर भारती कृति, अंधा युग और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। कि आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ किसको बोलते हैं? आषाढ़ जुलाई के महीना को बोलते हैं। तो जुलाई के महीने का उदाहरण सबसे अच्छा है। लेकिन फिलहाल हम इस पर ध्यान देंगे कि रेडियो नाटक लिखे, देखो यहाँ पर फिर से देखो, लेकिन फिलहाल हम इस बात पर ध्यान देंगे कि रेडियो नाटक लिखे कैसे जाते हैं, हम उसको लिख कैसे सकते हैं। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चित्रित होते हैं, उसमें चरित्र होते हैं, तो उसमें अनेकों प्रकार के नायक होते हैं, प्रतिनायक होते हैं और चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं। जो भी वहां पर नायक और प्रतिनायक होते हैं, हीरो हीरोइन आपस में बातचीत करते हैं और नाटक को आगे बढ़ाते हैं। और इन्हीं संवादों के जरिए आगे बढ़ती है कहानी। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होता, विजुअल मतलब सामने फोटो नहीं दिखता है, वीडियो चलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन बाकी सब दिखता है। दिखता क्या है? कुछ नहीं दिखता है, केवल आवाज सुनाई देता है, डम डमा डम डम, चाहे कुछ आवाज हो गया। तो यहाँ पर देखो, नाटकीय आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। नाटकीय आंदोलन के विकास में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाया तो रेडियो निभाया। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं, श्रव्य माध्यम है।
क्या माध्यम है? श्रव्य माध्यम। एक तरीके से रास्ता है, रास्ता वहां तक पहुंचने का। रेडियो की प्रस्तुति संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। रेडियो की प्रस्तुति जब बजती थी तो किसी ना किसी संवादों ध्वनि के प्रभाव के वजह से ही आपको सुनाई देता था। इसको ध्वनि रंग बोलते थे। यहां से मतलब एक तरफ से आवाज को छोड़ा गया और दूसरी तरफ आवाज को कैच कर लिया गया, जिसको हम सुनते थे रेडियो के माध्यम से। फिल्म की तरह रेडियो में एक्शन की गुंजाइश नहीं होती थी। चूंकि रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती थी, इसलिए पात्रों की संख्या भी सीमित होती थी। सब लोग भी एक ही हुआ करते थे, क्योंकि सिर्फ आवाज के सहारे पात्रों को याद रख पाना मुश्किल होता था। आवाज से किसी हीरो हीरोइन को याद कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो बहुत कम ही लोग हुआ करते थे जो सारा प्रोग्राम रचते थे। पात्र संबंधी विविध जानकारी, जो भी पात्र था उससे संबंधित विविध जानकारी संवाद एवं ध्वनि संकेतों से उजागर होता था। उसका आवाज से लोग समझ जाते थे कि ये कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक तथा सिनेमा या रंगमंच के माध्यमों में। देखो अंतर क्या है, रेडियो में केवल आवाज सुनेंगे, सिनेमा में हम सब चीज देख भी सकते हैं। रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है। क्या है? श्रव्य माध्यम है, केवल सुनने का माध्यम है। इसलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा और रंगमंच के लेखन से थोड़ा भिन्न होता है, अलग होता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है। आपको सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है। रेडियो में आवाज और संवाद मतलब लाइन के वजह से, डायलॉग के वजह से आपको पटाते हैं, वो लोग सम्मोहित करते हैं कि आप उनका बात सुनो, जिसके लिए उनको पैसे मिलते हैं। यहाँ आपकी सहायता के लिए न मंच सजा था, न वस्त्र सजा था, और न ही अभिनेता के चेहरे की भाव भंगिमाएं सजे थे। कुछ नहीं, न ही अभिनेता के चेहरे पर भाव और भंगिमाएं थी, न ही वस्त्र अच्छा था, न ही मंच अच्छा था, लेकिन फिर भी वहां से प्रसारण सीधा हो रहा था। वरना काफी सब कुछ वैसा ही है और बाकी सब कुछ वैसा ही होता था। एक कहानी की वह ढांचा, शुरुआत, मध्य, अंत, इसे यूं ही कहा जा सकता है। और परिचय, द्वंद्व, समाधान, यहाँ पर है परिचय, द्वंद्व, समाधान। परिचय हुआ करता था, द्वंद्व होगा, एक दूसरे से बात विचार होगा, बात प्रतिकार होगा, फिर आगे में जाकर समाधान, कहानी खत्म। बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से। लड़ाई होगा आवाज के माध्यम से, परिचय होगा आवाज के माध्यम से, कुछ भी विचार विमर्श होगा आवाज के माध्यम से, समाधान होगा आवाज के माध्यम से। बस कहानी की विस्तृत जानकारी आपको कथा लेखन और नाटकीय लेखन के अध्यायों में से उसी में से मिल ही गई होगी। अगर आप ठीक से इसको पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर लिखा है कहानी की विस्तृत जानकारी। इस कहानी की पूरी जानकारी आपको कथा लेखन और नाटकीय लेखन के अध्यायों से मिल गई होगी, जो आपने पहले पढ़ा कि नाटक कैसे लिखे जाते हैं और कथा, पटकथा और कहानी, कविता कैसे लिखे जाते हैं, उसमें से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई है। अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले बारी आती है किसकी? कहानी सुनने की बारी आ जाती है। कहानी आपकी मौखिक हो या चाहे किसी और स्रोत से ली गई हो, कहानी मौखिक हो चाहे और स्रोत से ली गई हो, उसमें निम्न बातों का ध्यान जरूर आपको रखना होगा। कहानी ऐसे न हो जो पूरी तरह से एक्शन अर्थात हरकत पर निर्भर करता हो, आपके चलने फिरने, डिलने, बोलने स्टाइल से निर्भर करता हो, ऐसा नहीं। क्योंकि रेडियो पर बहुत ज्यादा एक्शन सुनाना उबाऊ सा होता है। रेडियो पर अगर मारपीट की ज्यादा आवाज सुनाओगे तो लगे ऑडियंस पक जाएंगे और छोड़ देंगे, चैनल बदल देंगे। मान लीजिए आपकी पूरी कहानी का आधार
पीछा करना है कि कहां कहां कहानी गया है। अपराधी अपराध करके भाग रहा है, अपराधी अपराध करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई है और बीच बीच में दिलचस्प नाटकीय घटनाएं घटती रहती है। बीच बीच में कुछ ना कुछ घटते रहता है। अब सिनेमा में इसे बड़ी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है। कैसे? लेकिन रेडियो में यह कथानक शायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब न हो। टीवी में तो देखने के बाद समझ में आता है, लेकिन रेडियो में समझ में नहीं आ सकता कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि सिर्फ आवाजों की मदद से, केवल आवाजों की मदद से आप अपराधी और पुलिस की भागदौड़ से, अपराधी किस तरह भाग रहा है, पुलिस पीछा कर रहा है, उसके भागदौड़ से पैदा होने वाली रोमांच का सृजन नहीं कर सकते। ये सब सुनकर आप उसके रोमांच का अनुभव अपने अंदर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कहानी क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल के इर्द गिर्द बुनी हुई है, चाहे बनी हुई है, ठीक है, खेल के द्वारा बनी हुई है, चाहे खेल के इर्द गिर्द बनी हुई है। अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है, अब इस पर अच्छा सिनेमा बन सकता है, लेकिन रेडियो नाटक नहीं बन सकता। इसलिए कहानी का चुनाव अपने माध्यमों को समझते हुए कीजिए। कहानी का चुनाव जो है अपने माध्यमों को समझते हुए ही कीजिए, और उसके आगे से इसके बारे में धीरे धीरे जानकारी आपको मिलते रहेगा। दूसरी बात, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि, दूसरी बात पर देखें तो आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि जो होती है 15 से 30 मिनट होती है। कितना? 15 से 30 मिनट। और उसके दो कारण है। क्या कारण है? श्रव्य माध्यमों में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट ही होती है। देखो, कभी भी प्रसारण करना है रेडियो पे तो कोई भी करेगा तो लगातार 15 से 30 मिनट तक बोल सकता है। फिर उसको पानी पीने की जरूरत पड़ती है, कहीं वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई तो वगैरह वगैरह, उसके बात नहीं होती है। लेकिन एकाग्रता जो होता है, एक भाव किसी पे, वो 15-30 मिनट का ही होता है। इसलिए खास करके इतना देर का ही प्रोग्राम किया जाता है और इससे ज्यादा नहीं होता है। दूसरे सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं, अलग स्थान पर मिलते हैं, वहां पर इकट्ठा होते हैं, और इसका मतलब वो इन आयोजनों के लिए, जो भी आयोजन होता है उसके लिए एक प्रयास करते हैं, और अनजाने लोगों के लिए समूह का हिस्सा बनाकर प्रेक्षागृह में बैठे रहते हैं। कहां बैठे रहते हैं? प्रेक्षागृह में। अंग्रेजी में इन्हें कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं, सुनने वाला केवल कहते हैं। अर्थात एक स्थान पर कैद किए दर्शक एक स्थान पर बैठकर देखते हैं दर्शक को बोलते हैं अंग्रेजी में कैप्टिव ऑडियंस, जो एक तरह से प्रत्यक्ष घर में बैठकर, प्रत्यक्ष गृह में बैठते हैं, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष गृह देखने वाला, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे तो कैप्टिव ऑडियंस बोल सकते हैं। जबकि टीवी या रेडियो ऐसे माध्यम है, आमतौर पर देखा जाए तो टीवी और रेडियो ऐसा माध्यम है कि आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कार्यक्रमों को देखता सुनता है। अपने मर्जी से, मर्जी है तो बंद कर दो, मर्जी है तो चालू करके रख लो। सिनेमा घर या नाटकीय गृह, सिनेमा घर हो चाहे नाटक का कोई हॉल हो, उसमें बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा, थोड़ा सा, लेकिन आसानी से उठकर जाएगा नहीं। भले बोर हो जाएगा लेकिन उठकर वहां से जाएगा नहीं, काहे? वहां पर सीट पर कोई और बैठ जाएगा। इसलिए पूरे मनयोग से जो कार्यक्रम देखने आया है, पूरे मन से जो कार्यक्रम देखने वहां पर आया है, देखेगा ही देखेगा। जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उपटने की किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है। अगर जो रेडियो पर खबर सुन रहा है, चाहे गाना भी, तो अचानक से तुरंत सुई घुमाकर दूसरा चैनल पकड़ा सकता है, या उसका ध्यान कहीं और भी भटका सकता है। इसलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि छोटी होती है, कम होती है। और अगर
आपकी कहानी लंबी है, बहुत लंबी है, तो फिर वह एक धारावाहिक के रूप में पेश की जाती है, एकदम धारावाहिक के रूप में, जिसकी हर कड़ी 15 से 30 मिनट की होती है और महीनों, 2 महीनों, 3 महीनों, 4 महीनों, 5 महीनों तक चलता है। यह एक बात है और समझ लीजिए, यह एक बात और समझ लीजिए, रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं। क्या आते हैं? निश्चित कार्यक्रम। इसलिए उनकी अवधि भी निश्चित ही होती है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट वगैरह वगैरह, उससे ज्यादा नहीं होता है। अब क्योंकि आपके रेडियो नाटक की अवधि ही सीमित है, कितना है? सीमित है, कम है, तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज के सहारे, सुनने वाला केवल आवाज के सहारे चरित्रों को याद रख पाता है। जो भी उसमें बोल रहा है उसको आवाज के जरिए ही उसके चरित्र, उसके व्यक्तित्व को याद रख पाता है। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज्यादा किरदार है, बहुत ज्यादा, तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत होगी। क्या होगी? श्रोता को दिक्कत होगी, क्योंकि रिश्ता बना लेगा तो सुनने वाले को थोड़ा थोड़ा तो दिक्कत होता ही है। अगर संख्याओं में बात करनी है, मतलब एक गिनती 1 2 3 4 5 6 में बात करना है, तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5 से 6 होती है। कितना? 5 से 6 पात्र होते हैं उसमें, 15 मिनट की अवधि में खत्म कर लेते हैं। और 30 से 40 मिनट की अवधि में नाटक में 8 से 12 पात्र होते हैं। अगर 1 घंटे या उससे ज्यादा अवधि का रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती है। 15 से 20 लोग एक साथ में पात्र बन सकते हैं और नायक नायिका के रूप में पेश कर सकते हैं। पात्रों की संख्या के मामले में 2 संकेत और उपरोक्ता बताई गई है। संख्या का अंदाजा मात्र है, संख्या का अंदाजा केवल किया गया है। अर्थात 15 मिनट के रेडियो नाटक में अगर जरूरत है तो 7 या 8 किरदार भी हो सकते हैं, 7 या 8 लोग भी वहां पर काम कर सकते हैं। लेकिन यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई, मतलब ये संख्या जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। तो जैसा पहले ही कहा था हमने, श्रोता के लिए मुसीबत उठ खड़ी हो सकती है, सुनने वालों के लिए मुसीबत उठ खड़ी हो सकती है, कितना लोगों का नाम कैसे याद रखें। दूसरे, हम जब इन संख्याओं की बात करते हैं कि 1 2 3 4 इतना, मैं इतना बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, तो छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की जाती है। बड़े बड़े किरदार की केवल गिनती होती है। मतलब फेरी वालों की एक आवाज या पोस्टमैन का एक संवाद या न्यायालय में जज का सिर्फ ऑर्डर कहना, ये सब बातों को थोड़ा सा नोटिस करके हटा दिए जाते हैं। इनका नाम नहीं दिया जाता कि कौन बजा रहा है, कौन बोल रहा है, क्या क्या वगैरह। तो कहानी सिर्फ घटना प्रधान ना हो, अवधि ज्यादा ना हो और पात्रों की संख्या सीमित हो, ऐसे ही नाटक बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, तो हमने देखा कि रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय, यहाँ पर फिर से सुनो, तो हमने देखा कि रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय 3 मुख्य बातों का ख्याल रखता है। कौन सा? कहानी सिर्फ घटना प्रधान न हो, उसकी अवधि बहुत ज्यादा न हो, धारावाहिक की बात दिगर है, मतलब उसकी बात अलग है, तथा पात्रों की संख्या सीमित हो, 10 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, 25 मिनट, ऐसे ही चलता है। अब आती है बारी रेडियो नाटक लिखने की। सब हो गया, अब कैसे रेडियो नाटक लिखा जाएगा उसको समझो। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ था कि मंच का नाटक का जो खेल होता है, फिल्म की
पटकथा और रेडियो नाटक लेख में काफी सामान्य है। फिल्म का पटकथा चाहे रेडियो का नाटक लेखन एकदम सामान्य होता है। सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसमें दृश्य गायब है। दृश्य क्या है? गायब है। उसका निर्माण भी ध्वनि प्रभावों और संवादों के जरिए करना होगा। ध्वनि के अनुसार भी उसका काम करना होगा। यहाँ एक बात और समझ लीजिए। क्या? कौन सी बात? ध्वनि प्रभाव में संगीत भी शामिल है। ध्वनि जब रेडियो को सुनते हैं उसमें गाना भी सुनने को मिलता है। अपनी बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण की मदद लेते हैं। कौन सा उदाहरण? मान लीजिए कि दृश्य कुछ इस प्रकार है। रात का समय है और जंगल में 3 बजे राम श्याम मोहन रास्ता भटक गए हैं। ये कहानी अभी मिलेगा सुनने के लिए। फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश, लोकेशन, मंच सजा, ध्वनि प्रभाव और अभिनेताओं के भाव भंगिमाओं के उनके भाव अभाव जो भी मन पे चाहे चेहरे पे दिखता है दिखाया जा सकता है। रेडियो के लिए इसका लेखन कुछ इस प्रकार हो सकता है। सुनिए। कट 1 या पहला हिस्सा, जंगली जानवरों की आवाजें, डरावना संगीत, पदचाप का चिन्ह मतलब चलने का आपका चिन्ह और उसका स्वर भी कैसे चलते हैं। जैसा कि आपने इस तस्वीर में देख रहा है, 3 आदमी है ना इस तस्वीर में। आगे देखो। राम, श्याम मुझे बड़ा डर लग रहा है। राम बोला कि श्याम मुझे बड़ा डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। श्याम बोलता है डर तो मुझे भी लग रहा है राम, डर तो मुझे भी लग रहा है। इतनी रात हो गई है, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। फिर राम बोला राम बोलता है ये सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ है। किसके? मोहन की वजह से। मोहन की नकल करते हुए जंगल से चलते हैं, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है, चलो भैया आगे देखते हैं। श्याम चौंक कर, अरे मोहन कहाँ रह गया? मोहन कहाँ है? अभी तो यही था। आवाज लगाकर मोहन 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 आवाज लगा रहे थे। राम लगभग रोते हुए, हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। श्याम बोला चुप करो, आवाज लगाते हुए मोहन, अरे मोहन, अरे किधर, अरे इधर आ, उधर गया। फिर उसके बाद से मोहन बोलता है, दूर से नजदीक आती आवाज, आ रहा हूं, वहीं रुकना। पैर में कांटा चुभ गया है, हल गया है। नजदीक की कोई पंछी पंख फरफराता भयानक स्वर करता उड़ता जा रहा था। राम चीख पड़ा, ओ! ऐसे। फिर राम बोला, श्याम बचाओ बचाओ। मोहन बोलता है, जो नजदीक आ चुका है, डरपोक कहीं का, डरपोक डरपोक डरपोक। राम बोलता है, डरे स्वर में वो बोलता है, ओह क्या था? फिर मोहन बोलता है, कोई चिड़िया थी, हम लोगों की आवाज से वो खुद डर गई थी। और 1 नंबर के डरपोक हो तुम दोनों के दोनों 1 नंबर के डरपोक हो। किसको? राम और श्याम को बोलता है। और श्याम बोलता है, मोहन रास्ता भटका दिया, अब बहादुरी दिखा रहा है। मतलब एक तो खुद मेरा रास्ता भटका देता है, बहादुरी दिखा रहा है अपने आप को। अच्छा जी, ये दृश्य इसी तरह चलेगा। आपने गौर किया होगा कि शुरू में हमने अंक और दृश्य की जगह कट और हिस्सा लिखा है। क्या? कट और हिस्सा लिखा है। दरअसल रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता, इसलिए उसकी बजाय अंग्रेजी शब्द कट लिखने का परिपाटी है। कट और रोल कैमरा एक्शन ये सब बोले जाते हैं जब शूटिंग होता है। तो वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अलग अलग दृश्यों या हिस्सों को अपने तरीके से दर्शा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण उतना नहीं है। महत्वपूर्ण है संवाद और ध्वनि प्रभाव। संवाद और ध्वनि कैसा है उससे हमने शुरू में ही ध्वनि प्रभावों से जंगल या किसी खुली जगह का संकेत दे दिया है। जंगल या खुली जगह का संकेत दे दिया है कि हम जंगल में फंसे हैं। फिर राम भी अपने संवाद में कहता है, कितना भयानक जंगल है, अर्थात ये लोग इस समय जंगल में हैं और ये बात
श्रोता को मालूम हो गई है कि वो जंगल में है। अब श्याम अपने अगले संवाद में इतनी रात हो गई है, मतलब रात हो गई है, तो रात को वो संबोधित कर रहा है, अर्थात स्थान जंगल समय रात, स्थान जंगल समय रात। अगर हमें समय और ज्यादा स्पष्ट करना है, यहाँ पे देखो, अगर हमें समय और ज्यादा स्पष्ट करना है तो श्याम का संवाद कुछ इस प्रकार हो सकता है। कैसा? रात के 12 बज गए हैं, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। रात के 12 बज गए हैं, अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। तात्पर्य यह है कि आप संवादों के द्वारा दृश्य का देश काल स्थापित कर सकते हैं, मतलब संवाद के जरिए ही इसके देश काल को स्थापित कर सकते हैं। बात शर्त यह है कि यहाँ पर देखो, बस शर्त यह बात की है कि वह स्वाभाविक होना चाहिए, जबरदस्ती ठूसा होना चाहिए, ठूसा न लगे। मतलब यहाँ पर है कि केवल संवाद होना चाहिए, जबरदस्ती वहां पर ठूस नहीं दिया जाना चाहिए वैसा। मतलब भाव प्रकट होना चाहिए, भाव कि लगे कि हाँ मिल रहा है। मसलन श्याम, यहाँ पर श्याम का देखा जाए तो श्याम वे संवाद कहे, संवाद क्या कहे? राम, रात के 12 बजे हैं। कितना? 12 बजे हैं और मुझे डर लग रहा है। साफ दिखाई देता है कि मात्र सूचना देने के अंदाज में संवाद लिखा गया है कि रात 12 बज गए हैं। हम आगे देखते हैं कि दृश्य हमें और क्या क्या जानकारी दे रहा है। सुन रहे हैं तो क्या क्या जानकारी मिल रहा है। तीनों दोस्त राम, श्याम और मोहन तीनों कहीं से वापस घर जा रहे थे। कहां पे? घर जा रहे थे। मोहन ने सुझाव दिया कि उसे जंगल के रास्ते जाना चाहिए, क्योंकि जाने वाला कोई छोटा रास्ता उसे पता था। तीनों ने जल्दी घर पहुंचने की लालच में वो राह पकड़ ली, और जो जंगल का रास्ता था उसको पकड़ लिया और अब भटक गए हैं। हमें यह भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा डरा हुआ राम है, सबसे ज्यादा राम डरा हुआ है। डर श्याम को भी लग रहा है, लेकिन वो उस पर काबू करने की कोशिश करते रह रहा है कि काबू कर ले अपने डर पे। तीनों में सबसे बेफिक्र मोहन है, तीनों में सबसे बेफिक्र है जो मोहन है। रेडियो नाटक में देखा जाए तो पात्रों संबंधित तमाम जानकारी हमें संवादों के माध्यम से ही मिलती है। मतलब केवल संवाद, मतलब शब्द और वाक्य के वजह से ही हमारे सारे जानकारी, सारे दुविधाओं को पूरा किया जाता है। और उनके नाम, आपसी संबंध, चरित्र, विशेषताएं, ये सभी हमें संवाद द्वारा ही उजागर करना होता है कि कौन क्या क्या बोल रहा है। भाषा पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, शहर का है या गांव का है, क्या वह किसी विशेष प्रांत का है या उसकी उम्र क्या है, वे क्या रोजगार करता है, चाहे क्या धंधा करता है। इस तरह की तमाम जानकारियां उस चित्र की भाषा को, चरित्र की भाषा को निर्धारित करेगी। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है। जो पात्रों का संबंध होता है, जो नायक और नायिका या प्रतिनायक का संबंध होता है, उनके बीच में संवाद की बनावट भी अक्सर डालना पड़ता है। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बात करेगा, अपने नौकर से अलग ढंग से बात करेगा, अपने बॉस के प्रति सामान्य पूर्वक रवैया अपनाएगा, तो अपने मित्र के प्रति उसका बराबरी और गर्मजोशी का व्यवहार होगा कि हमारा मित्र है। यह सब प्रकट होता है और उसके संवाद से यूं तो ये सब कुछ फिल्म और मंच के लिए लिखे गए हैं। किसके लिए? फिल्म और मंच के लिए लिखे संवादों पर भी लागू होता है। लेकिन रेडियो क्योंकि मूलतः संवाद प्रधान माध्यम है, इसलिए यहाँ इसका खास ध्यान रखना होता है। संवाद से ही संबंधित एक तथ्य और है कि ये विशेषकर रेडियो नाटक पर ही लागू होता है। ये जो संवाद से संबंधित तथ्य जो होता है, अक्सर देखा जाए तो खासकर रेडियो पर ही इसका लागू होता है।
विशेषकर, मतलब इसकी विशेषता केवल रेडियो के लिए ही है, क्योंकि रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए संवाद जिस चरित्र को संबोधित करता है उसका नाम लेना जरूरी हो जाता है कि इसका चरित्र का वर्णन हो रहा है। खास तौर पर जब दृश्यों में दो से अधिक पात्र होते हैं, तो इसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई और पात्र विशेष जब कोई हरकत करता है, मतलब कोई और हरकत करता है, तो कोई एक्शन करता है, तो उसे भी संवाद का हिस्सा बना दिया जाता है, चाहे उसको भी हिस्सा बनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए हमारा चरित्र पार्क है, मतलब यहाँ पार्क में है, मतलब मेरा चरित्र पार्क है, मतलब हम पार्क में हैं और उसे बेंच पर बैठाना है, किधर बेंच पर बैठाना है, तो उसका संवाद कुछ इस तरह का होगा। कैसा? कितनी गर्मी है आज पार्क में, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है पार्क में, चलो कुछ देर तक बेंच पर बैठ जाते हैं, बैठ जाओ। और वे आह की ध्वनि करता बेंच पर बैठ जाता, आह शांति मिला रे, पैर दर्द कर रहा था आराम मिल गया, ऐसा मतलब ये एक्शन करता है। आगे देखो, आगे क्या होता है? हास्य भाव को पेश करने वाला संगीत मध्य पड़ता है और उधेर उम्र के बाबू राम स्वरूप का स्वर उभरता है। अब देखो बाबू बोलते हैं, अरे धीरे धीरे चल, लकड़ी के तख्त की दीवार से टकराने की आवाज, धीरे धीरे चल। अरे एक तख्त बिछाने में, एक तख्ता बिछाने में ड्राइंग रूम की सारी दीवारें तोड़ेगा क्या? अब तख्त को उधर मोड़ दे, अरे उधर बस उधर मोड़, नौकर बिछा दू साहब। अब बाबू तेज स्वर में बोलते हैं, और क्या करेगा? नाटक करेगा यहाँ पे? परमात्मा के यहाँ अकल जब बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या वहां पर नकल करते हुए? हैं? बिछा दू साहब। और ये जो पसीना है किस लिए बहाया गया है, किस लिए बहा रहा है? सख्त को, यहाँ पर देखो, तख्त को जमीन पर रखने का ध्वनि प्रभाव, साथ ही नौकर की हंसी का स्वर, सब आता है। नौकर यार हंस रहा है नौकर। बाबू बोलते हैं, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है और कलसों से नहाता था। कलसों से मतलब बड़ा बड़ा बर्तन से, मतलब कलसा होता है ना पीतल का कलसा बड़ा सा, उससे नहाता था। लोटों की तरह उछाल कर नहाता था। यह तख्त क्या चीज है? अच्छा सुन रतन, भीतर जा और बहू जी से दरी मांगला। क्या मांगला? दरी मांगला, इसके ऊपर बिछाने के लिए। अब रतन जाता है, बोलता है, जी साहब। बाबू थोड़ा स्वर चढ़ाकर, मानो पीछे से आवाज देते आ रही है, और चादर भी कल जो धोबी के यहां से आई थी वही। रतन अब बोलता है, मानो दूर से ही जवाब दे रही है, जी साहब। अब देखो बाबू राम स्वरूप कोई भजन गुनगुनाते हैं, शायद दर्शन को घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी है। फिर स्वयं से कहते हैं, मतलब ऐसा गाना यहाँ पर गाते हैं कि मेरी अखियां बड़ी प्यासी है रे, मेरी अखियां बड़ी प्यासी है रे। अब देखो आगे बाबू बोलते हैं, ओह एकदम नालायक है ये रतन, देखो कैसे धूल जमी है कुर्सियों पर, ये गुलदस्ता भी जैसे बाबा आबर की जमाने से साफ नहीं हुआ है। क्या सोचेंगे लड़के वाले क्या सोचेंगे? ओह अफसोस, अब ये झाड़ने भी गायब है, मतलब झाड़ने वाला भी गायब है, झाड़न भी गायब है। अभी तो यही था, हाँ ये रहा। कपड़े के झाड़न से, कुर्सी साफ करने की आवाज से साथ साथ बाबूजी का एकालाप जारी रहता है। बाबूजी आज ये लोग उमा को देखकर चले जाएंगे, फिर खबर लेता हूँ श्रीमती जी का भी कि क्या हो सकता है, और इस गधे रतन का भी। चौंक कर, ये क्या दोनों इधर ही आते जा रहे हैं, रतन खाली हाथ, और ये काय को आ रही है। अब आती है प्रेमा गुस्से में,
मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोबी की क्या जरूरत आन पड़ी है, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। बाबू, धोती। अब प्रेमा बोलती है, हाँ अभी तो बदल कर आए हो ना। बाबू बोला, लेकिन तुमसे धोती मांगा कौन है, किसने मांगा है? प्रेमा बोली, यही तो कह रहा था रतन कि धोती चाहिए, धोती। बाबू बोले, क्यों बे रतन, तेरे कान में क्या खटमल लगी है, डाक लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी 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 के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू का पट्टा, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा। जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले कपड़े रखे हैं, न उन्हीं में से एक चादर उठा लाना। अब रतन बोलता है, ओ, और दरी बीबी जी, दरी भी लाना है क्या? प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वो परी है, देखो, लगा दो उसको। बाबू, दरी हम उठा लेंगे, तू चादर ले आ और उस सुन बीबी जी के कमरे के हारमोनियम भी लेते आना। अब जल्दी जा, हारमोनियम लेकर आ। रतन जी साहब, बाबू बोलते हैं, आओ अब तक हम दोनों दरी बिछाते हैं, जरा पकड़ो इधर से इधर और एक बार झटका देते हैं। दरी के झटकने का स्वर बाबूजी के खांसने का स्वर बाबूजी खांसते इतनी गर्द भरी है, मतलब इतना गर्दा भरा है इस दरी में, छी। ये दृश्य इसी तरह चलेगा। अब देखा जाए तो ये नाटक आप 9वीं या 10वीं में पढ़े हो, 10वीं में नहीं तो लेकिन 9वीं में पढ़ने को मिला है। अब देखा जाए कि नाटक में आलेख्य और रेडियो के आलेख्य में कोई खास फर्क नहीं आता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे अंतर है और यही अंतर रेडियो नाटक के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। हम यहाँ पर बताएं, जिससे बेहतर होगा आप स्वयं ही दोनों दृश्य की कल्पना कीजिए। हम बताएं उससे अच्छा है कि आप दोनों दृश्य का कल्पना खुद कर लो और दोनों आलेख में क्या क्या अंतर है उन्हें जोखिए और यह भी समझने की कोशिश कीजिए कि यह अंतर क्यों है, किस लिए है, क्या कारण हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे संवाद पाठ से संवाद। 1 नंबर, दृश्य श्रव्य माध्यम की तुलना में स्वर माध्यम की क्या सीमाएं हैं, इन सीमाओं को किस तरह पूरा किया जा सकता है। 2 नंबर, नीचे कुछ दृश्य दिए गए हैं, रेडियो नाटक में इन दृश्यों को आप किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, विवरण कीजिए। घनी अंधेरी रात, सुबह का समय, बच्चों की खुशी, नदी का किनारा, वर्षा का दिन। आप इसमें से किसी एक पर नाटक लिखना है, चाहे सब पे भी लिख सकते हैं। 3 नंबर, रेडियो नाटक लिखने का प्रारूप बनाइए और अपनी पुस्तक की किसी कहानी के एक अंश को रेडियो नाटक में रूपांतरित कर दीजिए, तो आपका काम कामयाब यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है और अगले पाठ में पढ़ेंगे हम नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। नया और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन हम कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में। आपको जो भी डाउट है बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।